हेलो एवरीवन, हम I38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। देखिए, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एक डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस हमने I16 में कवर किए हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या डेप्रिशिएबल एसेट होता है उन्हें हम वन ऑफ द 5 मेथड में से किसी एक मेथड के तहत डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। या तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, या फिर हमारे पास सम ऑफ डिजिट मेथड, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स यूज मेथड की बेसिस पे हम अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह का मोर और लेस मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने I38 इंटेंजिबल एसेट्स के एरिया में भी कवर करना है। लेकिन एक इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है। अब जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ या तो फाइनाइट यूजफुल लाइफ हो सकती है या इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ हो सकती है। जनरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास वो कैटेगरीज के एसेट आते हैं जो वक्त के साथ साथ वाकई में डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, वक्त के साथ साथ वाकई में उनकी वैल्यू कम हो रही होती है, वक्त के साथ साथ वाकई में वो उनको जंग लग रहा होता है या वो खराब हो रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में तो हम हर हाल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अनलेस कि वो कोई अनइम्प्रूव लैंड हो। अनइम्प्रूव लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो कोई ऑफिस फर्नीचर हो, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लार्जली 99% केसेस में डेप्रिशिएट कर ही रहे होते हैं। अनइम्प्रूव लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट कभी खत्म नहीं होते, लैंड की लाइफ इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटेंजिबल्स की और इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन की, तो इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ से लिंक्ड है। अब इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ भी हो सकता है और इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ। ये इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है, ये इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं है। ये इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है, ये इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं है। यानी कि एक इंटेंजिबल की भी लाइफ लामहदूद तो नहीं हो सकती, एक इंटेंजिबल की लाइफ भी लामहदूद इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इनडेफिनाइट का मतलब है कि इसकी लाइफ तो फाइनाइट है लेकिन आप इसकी फाइनाइट लाइफ को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा इंटेंजिबल हो सकता है जिसके लिए कोई हम फोर्सिएबल लिमिट यानी कि कोई फोर्सिएबल नंबर ऑफ ईयर्स या कोई अरसा ना डिटरमाइन कर सके कि ये एसेट हमें कितने अरसे तक, कितने सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा। तो इस तरह के इंटेंजिबल को हम इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ कह रहे होंगे। अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ डिटरमाइन नहीं हो सकती, हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते, हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये कितने अरसे तक, कितने सालों तक हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, तो इस इंटेंजिबल को हम इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ कह रहे होंगे। अब I38 ये कहता है कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है, यानी कि आप इसकी यूजफुल लाइफ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप इस इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज नहीं करोगे। अब आप इस इंटेंजिबल एसेट के अगेंस्ट कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है तो इसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। लेकिन हम हर साल के आखिर में इस इंटेंजिबल को असेस करेंगे, टेस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। यानी कि हर साल के आखिर में और जब जब हमारे पास इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट्स होंगे एज पर I36, हम हर साल के आखिर में इस इंटेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे, ये बात इंश्योर कर रहे होंगे कि कहीं इस इंटेंजिबल की रिकवरेबल अमाउंट इसकी कैरिंग अमाउंट से कम तो नहीं हो गई। तो अगर एक इंटेंजिबल एसेट ऐसा है जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है, इस केस में हम अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब जब हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट होंगे एज पर I36 एंड हर साल के आखिर में लाजिम है कि आप इस इंटेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, हर साल के आखिर में आप इसकी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करोगे और ये मेक श्योर करोगे कि कहीं इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम तो नहीं हो गई, इसके ऊपर कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने की नौबत तो नहीं आ गई है। इसके अलावा हर साल के आखिर में इस तरह के इंटेंजिबल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के अलावा आपने एक ये भी असेसमेंट करनी है कि कहीं इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट से फाइनाइट तो नहीं हो गई, कहीं इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट से फाइनाइट तो नहीं हो गई। भाई फॉर एग्जांपल, मैं आज कोई इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करूं, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई लाइसेंस हो, चाहे वो कोई और चीज हो, आज मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने साल तक होंगे, मैंने इसे इंटेंजिबल विद इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ अकाउंट फॉर कर रहा, इसकी मैं अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है। लेकिन हर साल के आखिर में मैं रीअसेस करूंगा कि कहीं हर साल के आखिर में इसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट से फाइनाइट तो नहीं हो गई। हो सकता है कि आज मेरे पास जो इंटेंजिबल है इसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है,
लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद इसकी यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो जाए, तो अगर सब्सिक्वेंटली इसकी यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो जाती है तो ये बेसिकली चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ये बेसिकली चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसे हम एज पर IAS 8 प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। यानी कि अगर पिछले सालों में यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट थी, हमने कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं किया, सब्सिक्वेंटली अगर यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो जाती है तो अब हम इसका प्रोस्पेक्टिवली आने वाले सालों में अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होंगे। और IAS 38 एक बात यह भी कहता है कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ के एस्टिमेट में चेंज आ रहा है, वो इंडेफिनाइट से फाइनाइट होने जा रही है सब्सिक्वेंटली, तो ये भी एक पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है कि हो सकता है कि आपका इंटेंजिबल एसेट इंपेयर हो गया हो। तो अगर हम क्विकली रिपीट करें कि इंटेंजिबल एसेट्स की यूजफुल लाइफ या तो फाइनाइट यूजफुल लाइफ होगी या इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ होगी। अगेन ये इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है, ये इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंजिबल एसेट लामहदूद अरसे तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मैं ये कह रहा हूं कि इंटेंजिबल एसेट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ये फोर्सी नहीं कर पा रहे हो कि ये कितने साल तक या कितने अरसे तक इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। इस वजह से इस इंटेंजिबल को हम इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ कह रहे हैं। अगर एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट है तो इसके ऊपर ईयरली अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब जब इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट होंगे और हर साल के आखिर में लाजिम है कि हम इसकी IAS 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे। सेकेंडली हर साल के आखिर में हम ये भी रीअसेस कर रहे होंगे, ये भी रिव्यू कर रहे होंगे कि कहीं इसकी यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट तो नहीं हो गई, और अगर यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो जाती है तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसे IAS 8 के हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर किया जाएगा। अगर पिछले सालों में कोई अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि पहले लाइफ इंडेफिनाइट थी और अब लाइफ डेफिनाइट होने जा रही है, तो सर अब हम इसकी अमोर्टाइजेशन प्रोस्पेक्टिवली IAS 38 के हिसाब से चार्ज कर रहे होंगे। और अगर एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से सब्सिक्वेंटली फाइनाइट हो जाती है तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट कि आपका इंटेंजिबल एसेट इंपेयर हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं उन इंटेंजिबल्स की जिनकी यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, जिनकी यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, यानी कि वो आपको नंबर ऑफ टाइम पीरियड यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ डेज के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स तक इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि वो आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स की बेसिस पे दे रहे हो। तो अगर तो एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, अगर तो एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, चाहे फिर वो नंबर ऑफ डेज में रिप्रेजेंट हो रही हो, चाहे वो नंबर ऑफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट हो रही हो, इन दोनों ही केसेस में अगर एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है तो आप इसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब जिस तरह से हमने डेप्रिशिएबल एसेट के केस में डिस्कस किया था, मोर और लेस उसी तरह से इंटेंजिबल के केस में भी हम एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न की बेसिस पे उसे अमोर्टाइज करेंगे। हम एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न की बेसिस पे उसे अमोर्टाइज कर रहे होंगे। अगर एक इंटेंजिबल हमें हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो हम इसे जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड पे अमोर्टाइज कर रहे होंगे। अगर एक इंटेंजिबल के इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है तो हम इसे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत अमोर्टाइज कर रहे होंगे। और हो सकता है कि कुछ इंटेंजिबल प्रोडक्शन यूनिट या सिमिलर यूनिट से लिंक्ड हो तो यहाँ पे फिर हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के तहत अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे होंगे। तो इंटेंजिबल एसेट के इकोनॉमिक पैटर्न को देखते हुए उसका अमोर्टाइजेशन का मेथड डिसाइड किया जाएगा, आइदर स्ट्रेट लाइन, आइदर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की बेसिस पे। सर इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब होगी? जब एक इंटेंजिबल एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, यानी कि वो उस कंडीशन में आ जाए कि मैनेजमेंट उसे अपनी इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल करने लग जाए, आप इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर दोगे। तो इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी जब आपका इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, यानी कि उस कंडीशन में होगा जिसमें मैनेजमेंट उसे ऑपरेट कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा जब वो इंटेंजिबल डीरिकॉग्नाइज हो जाए या फिर वो IFRS 5 के तहत एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर डेजिग्नेट हो जाए, एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल डेजिग्नेट हो जाए। अच्छा, पास्ट में टेंजिबल एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि IAS 38 के इंटेंजिबल एसेट्स, पास्ट में इन एसेट्स को एसेट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू के बेसिस पे भी डेप्रिशिएट किया जाता था। एसेट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू के बेसिस पे डेप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली ISB ने रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन या रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन को स्ट्रिक्टली डिसअलाउ कर दिया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया कि हम किसी भी एसेट की, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, इसको रेवेन्यू के बेसिस पे डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट है, चाहे वो कोई टेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे वो कोई इंटेंजिबल एसेट हो, मैं उससे हर साल 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं उससे हर साल 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा हूं।
अब 5 साल तक अगर मैंने 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, 5 साल तक मैंने 100 यूनिट्स सेल किए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स टर्म में मैंने एसेट को 5 साल तक इक्वली इस्तेमाल किया है। लेकिन जो इसका रेवेन्यू है वो तो वक्त के साथ साथ और भी बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के हिसाब से वक्त के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, और जब वक्त के साथ साथ इन 100 यूनिट्स का रेवेन्यू बढ़ रहा होगा तो फिर डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में कम और सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हो रही होगी। तो चूंकि रेवेन्यू के नंबर्स में बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर देते हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ जाता है, तो स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि हम किसी भी एसेट को रेवेन्यू के बेसिस पे डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे वो IAS 38 का इंटेंजिबल एसेट हो। रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद फिर जो असल बात हमने इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन में डिस्कस करनी है वो ये कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, अगर एक एसेट की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है तो हम इसे फाइनाइट यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज कर रहे होंगे। लेकिन यहां पे यूजफुल लाइफ के साथ साथ एक और टर्म या एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। भाई फॉर एग्जांपल एक तालाब है, एक लेक है, और उस लेक के अंदर मछलियां हैं। आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए एक फिशिंग राइट लिया। आप जिस कंट्री में हो या आप जिस जुरिडिक्शन में ऑपरेट कर रहे हो वहां पे एक लेक आ रही है, वहां पे एक तालाब आ रहा है और उसमें मछलियां हैं, तो आपने गवर्नमेंट से उस तालाब में, उस लेक में मछलियों को पकड़ने के लिए कोई फिशिंग राइट लिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने वो फिशिंग राइट लिया है 5 साल के लिए, यानी कि आप इस फिशिंग राइट के अगेंस्ट 5 साल तक इस तालाब में मछलियां पकड़ सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस तालाब में मछलियां ही 3 साल तक रहेंगी, यानी कि 3 साल के बाद इस तालाब की मछलियां खत्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली कि अगर मैंने 5 साल का फिशिंग राइट लिया है और इस तालाब में मछलियां ही 3 साल तक है, यानी कि 3 साल तक ही मैं यहां से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता हूं, तो लॉजिक ये कहती है कि इस इंटेंजिबल को, इस फिशिंग राइट को फिर 5 साल पे नहीं बल्कि 3 साल पे अमोर्टाइज करना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट से एक तालाब में फिशिंग करने के लिए फिशिंग राइट लिया 5 साल के लिए, लेकिन उस तालाब में इटसेल्फ मछलियां ही 3 साल तक होंगी, 3 साल के बाद मछलियां खत्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसे 5 साल पे नहीं बल्कि 3 साल पे अमोर्टाइज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक लेक में फिशिंग करने के लिए आपने गवर्नमेंट से फिशिंग राइट लिया 5 साल के लिए और उस तालाब में मछलियां होंगी 8 साल तक, यानी 8 साल तक इसमें मछलियां होंगी, 8 साल बाद मछलियां खत्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली मैं 5 साल तक यहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता हूं। अब मैं इसकी अमोर्टाइजेशन 5 सालों पे रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। अगर इसी बात को हम एक रूल के अंदर समराइज करें तो सिंपल सा रूल क्या बन जाएगा कि सर हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे ओवर लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल, यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल और द कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ, और द कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ। मेरे पास अगर 5 साल का फिशिंग राइट है और इस लेक की यूजफुल लाइफ 3 साल है तो मैं लोअर ऑफ 3 साल पे इसे अमोर्टाइज करूंगा। मेरे पास एक फिशिंग राइट है 5 साल के लिए और उस लेक की यूजफुल लाइफ 8 साल है, तो मैं 5 साल तक फिशिंग कर सकता हूं, तो मैं इसे अमोर्टाइज 5 सालों पे कर रहा हूंगा। तो सिंपल से हम एक रूल बना सकते हैं कि हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द लोअर ऑफ इंटेंजिबल्स एसेट यूजफुल लाइफ और द कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ की, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑप्शन। एट टाइम्स आप जब कोई इंटेंजिबल लीगली या कॉन्ट्रेक्चुअली एक्वायर करते हो, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एक्वायर करते हो, तो सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको एक रिन्यूअल ऑप्शन दिया जा रहा होता है। सर्टेन नंबर ऑफ ऑप्शंस के बाद आपको एक रिन्यूअल ऑप्शन दिया जा रहा होता है। अब रिन्यूअल ऑप्शन में 2 बातें हो सकती है। हो सकता है कि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है कि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है कि रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट हो। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, तो आप इस रिन्यूअल पीरियड को इंटेंजिबल एसेट की कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल लाइफ का पार्ट कंसिडर नहीं करोगे। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो आप इस रिन्यूअल पीरियड को इंटेंजिबल एसेट की लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ का पार्ट कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन तो अगर एक इंटेंजिबल की रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो फिर जो रिन्यूअल पीरियड है उसे भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल लाइफ का पार्ट बना रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपके सामने 4 केसेस प्लॉट करता हूं। केस 1, केस 2 में हमने एक लेक में मछलियां पकड़ने का एक फिशिंग राइट एक्वायर किया। केस 1, केस 2 में हमने एक लेक में मछलियां पकड़ने का एक फिशिंग राइट एक्वायर किया 5 साल के लिए।
गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि हम आपको 5 साल के लिए फिशिंग राइट दे रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए का, और 5 साल के बाद अगर आप चाहो तो आप इसे रिन्यू करवा सकते हो 80 लाख रुपए में। मैंने एक तालाब में 5 साल तक मछलियां पकड़ने का फिशिंग राइट लिया 1 करोड़ रुपए का, 10 मिलियन का, और गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि 5 साल के बाद आप चाहो तो इसे फर्दर 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हो एट अ कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन, 80 लाख रुपए। अब ऑब्वियसली कि अगर मैंने पहली दफा ये फिशिंग राइट लिया है 5 सालों के लिए 1 करोड़ रुपए का, तो 5 साल के बाद मजीद 5 साल रिन्यू करने के लिए अगर मुझे 80 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये 80 लाख रुपए का अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 80 लाख रुपए का रिन्यूअल ऑप्शन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे इस रिन्यूअल पीरियड को कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल लाइफ का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि केस 1 में कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है 5 साल, रिन्यूअल ऑप्शन को मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और इस लेक की यूजफुल लाइफ है 3 साल, यानी 3 साल तक यहां मछलियां होंगी, 3 साल के बाद मछलियां खत्म हो जाएगी। तो फिर मेरे अमोर्टाइजेशन के लिए रेलेवेंट पीरियड क्या होगा? लोअर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 5 ईयर्स और यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स, तो इन दोनों का लोअर 3 साल पे मैं इस फिशिंग राइट को अमोर्टाइज कर रहा हूंगा। केस बी में भी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 5 साल का है, रिन्यूअल ऑप्शन या रिन्यूअल पीरियड को हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि रिन्यूअल पीरियड सिग्निफिकेंट कॉस्ट के साथ आ रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ हो गई 5 साल। केस बी में इस तालाब की, इस लेक की यूजफुल लाइफ है लेट से 8 साल, यानी 5 साल तक मैं फिशिंग कर सकता हूं, 8 साल तक इस तालाब में मछलियां होंगी, मैं इसे अमोर्टाइज करूंगा लोअर ऑफ 5 साल और 8 साल, मैं 5 साल की लाइफ पे इसे अमोर्टाइज कर रहा हूंगा। ये तो हमारे पास केस 1 और केस 2 था। केस 3, केस 4 में हमने गवर्नमेंट से एक तालाब में, एक लेक में फिशिंग राइट लिया 5 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का। हमने गवर्नमेंट से एक तालाब में, एक लेक में मछलियां पकड़ने का फिशिंग राइट लिया 1 करोड़ रुपए का, 10 मिलियन का। गवर्नमेंट ने हमसे यह कहा कि 5 साल के बाद आप इस फिशिंग राइट को, आप इस मछलियां पकड़ने के राइट को मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, मजीद 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब जहां मैंने ओरिजिनली 1 करोड़ रुपए देकर 5 साल का फिशिंग राइट लिया है, उसी फिशिंग राइट को मैं मजीद 5 साल रिन्यू कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ जस्ट 5 लाख, एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ जस्ट 0.5 मिलियन। तो चूंकि यहां पे रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, अब आप ये कंसिडर करोगे कि आपकी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 10 साल है। अब आप ये कंसिडर करोगे कि आपकी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 10 साल है। अब फॉर एग्जांपल कि केस सी में कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 5 साल, रिन्यूअल लाइफ 5 साल, तो टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ आ गई 10 साल। मैं आपसे कहता हूं कि इस तालाब की, इस लेक की जो यूजफुल लाइफ है वो 8 साल है, यानी कि 8 साल तक यहां मछलियां होंगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 10 साल, यूजफुल लाइफ 8 साल, इन दोनों के लोअर 8 साल पे मैं इस फिशिंग राइट को अमोर्टाइज कर रहा हूंगा। और केस 4 में मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 5 साल, रिन्यूअल लाइफ 5 साल, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ कितनी आ गई? 10 साल। अब केस 4 में मैं आपसे कहता हूं कि इस तालाब के अंदर मछलियां होंगी 15 सालों के लिए, तो इस तालाब की यूजफुल लाइफ है 15 साल, लेकिन आपके पास फिशिंग राइट है 10 साल, तो इन दोनों के लोअर 10 साल पे हमें इस फिशिंग राइट को अमोर्टाइज कर रहे होंगे। तो अगर हम इन सारी बातों को एक रूल के अंदर सम अप करें, तो आपने इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना है लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल और कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ। और कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल लाइफ में आप रिन्यूअल पीरियड भी, रिन्यूअल ऑप्शन भी इंक्लूड करोगे अगर आपकी रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो फिर इसे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो रिन्यूअल पीरियड को भी हम कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल लाइफ का पार्ट बना रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम इंटेंजिबल के हवाले से और फर्दर डिस्कशन करें, देखें डेप्रिशिएबल एसेट को या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप डेप्रिशिएट कैसे करते हो कि आप एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हो। आप एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हो, यानी कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आती है, आप इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग मेथड या किसी और मेथड के तहत डेप्रिशिएट कर रहे होते हो। लेकिन इंटेंजिबल एसेट के केस में स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एक इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू को जीरो कंसिडर करेंगे। आप एक इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू को जीरो कंसिडर कर रहे होंगे अनलेस कि आपके इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो या फिर आपके पास एक थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो कि वो आपसे आपका इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर लेगा। देखिए डेप्रिशिएबल एसेट तो एक ऐसा एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो एक ऐसा एसेट है जिसकी एक फिजिकल सब्सटेंस है ना, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करना नॉर्मल है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करना प्रूडेंट है कि भाई जब भी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी इसकी कोई ना कोई रेजिडुअल वैल्यू, कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू होगी। आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हो।
लेकिन इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे आप छू नहीं सकते। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इंटेंजिबल एसेट के केस में स्टैंडर्ड कहता है कि हम इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, अनलेस कि आपके पास कोई थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो कि जब भी इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ एंड होगी वो पार्टी आपसे इस इंटेंजिबल एसेट को खरीद लेगी। अनलेस कि आपके पास कोई थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो कि जब भी इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ एंड होगी वो पार्टी आपसे ये इंटेंजिबल खरीद लेगी, या फिर आपके इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। एक्टिव मार्केट का मतलब है कि कोई ऐसी मार्केट जहां पे आपका इंटेंजिबल ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हो, ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होता हो, तो आपके इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, और जब आपके इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होगी तब भी वो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो या तो हमारे पास थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो, या फिर हमारे इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो और यूजफुल लाइफ के एंड पे भी वो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती होगी, तो फिर इसकी रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर की जाएगी। अदरवाइज हम इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू को 0 कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास कुछ प्रोविजंस थे इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन के हवाले से, कि या तो इंटेंजिबल विद इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ होगा या इंटेंजिबल विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ होगा। अगर इंटेंजिबल इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है, इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। हर साल के आखिर में और जब जब इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट होंगे हम इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। हर साल के आखिर में हम इसकी यूजफुल लाइफ को असेस करेंगे, रीअसेस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि कहीं वो इंडेफिनाइट से फाइनाइट तो नहीं हो गई, और अगर इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो गई तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसे प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर किया जाएगा। और अगर यूजफुल लाइफ इंडेफिनाइट से फाइनाइट हो जाती है तो ये एक पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट भी है। अगर एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है तो इसे हम अमोर्टाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सच इंटेंजिबल, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स की मेथड पे। याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं की गई है। अगर एक इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ फाइनाइट है तो उसे डेप्रिशिएट करेंगे लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल और द लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल। और लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में आप रिन्यूअल पीरियड को शामिल करोगे अगर रिन्यूअल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो फिर हम रिन्यूअल पीरियड को लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट लाइफ का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन चार्ज करते वक्त हम रेजिडुअल वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, अनलेस कि इंटेंजिबल के हवाले से हमारे पास थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो या फिर हमारे इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी, ये हमारे पास प्रोविजंस प्रिंसिपल्स है इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन के हवाले से। आई होप कि ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।